शुभ संध्या। आप सबका आज की जूम चर्चा में स्वागत है। आज हम अर्थपालिका विषय पर बात करेंगे। आज की जो कोटेशन संख्या रहेगी वह होगी 7,240 से लेकर 7,244 तक। इसके अंतर्गत हमने चार बिंदुओं को शामिल किया है। उसी के माध्यम से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला बिंदु हमने लिया है वह है कोटेशन संख्या 7,240 का। यह कहता है, लोकतंत्र में जिस तरह स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है, उसी तरह स्वतंत्र अर्थपालिका भी होनी चाहिए। जिस व्यवस्था के पास सेना, पुलिस, न्याय के असीम अधिकार हैं, उसे ही अर्थ के भी असीम अधिकार देना उचित नहीं है। इस कोटेशन के अंतर्गत लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में कहा गया है। साथ ही यह जोर देता है कि अर्थपालिका भी होनी चाहिए। अर्थपालिका की स्थापना की बात करता है। कोटेशन में आगे कहा गया है कि आज की जो राज्य व्यवस्था है उसके पास सेना, पुलिस, न्याय के असीम अधिकार हैं। तो अर्थपालिका का अधिकार उसे देना ठीक नहीं है। इसी बात को समझते हुए अर्थपालिका की स्थापना की बात की गई है, जो कि स्वतंत्र हो। अब यह जो मांग है या परिकल्पना है, यह तर्कसंगत है कि नहीं, व्यवहारिक है कि नहीं, इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी मैं बस इस विषय को आपके सामने रख दिया। दूसरा बिंदु वो जो है कि वह कहता है, कोटेशन, अर्थपालिका के स्वतंत्र न होने के कारण भारत में बहुत दुरुपयोग हुआ है। तंत्र से जुड़ी इकाइयां किसी भी सीमा तक कर लगा सकती हैं और कहीं भी स्वेच्छा से खर्च कर सकती हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को गुलाम बना लिया, अपना वेतन भत्ता माना बढ़ा लिया, अपने चारण भाटों को मनमाने पुरस्कार दिए तथा संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी समाप्त घोषित कर दिया। इस कोटेशन में जो पहले की बात है उसी को आगे बढ़ाया गया है। इस कोटेशन में अपनी बात को तर्क के माध्यम से और दृष्टांत के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अर्थपालिका के स्वतंत्र न होने की वजह से ही जो राज व्यवस्था है वह मनमानी करती है। वह किसी भी सीमा तक कर लगा देती है, कहीं भी स्वेच्छा से खर्च कर सकती है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को गुलाम बना लिया है, अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिया है। इसके अलावे अपने चाटुकारों को मनमाने पुरस्कार
किए हैं तथा संपत्ति के मौलिक अधिकार को भी समाप्त घोषित कर दिया है। इस कोटेशन में लेखक कह रहा है कि हमें अर्थपालिका की स्थापना क्यों है, वह इस बात को उदाहरण देकर हमें समझा रहा है। इसमें एक बात और आती है कि आप सबने देखा होगा, जब चुनाव आते हैं, रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं, आखिर अर्थपालिका उनका नियंत्रण है अभी तो। अभी आपको शायद पता होगा कि भारत के अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। अभी साल 2 साल पहले की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को, जो उसके कर्मचारी हैं, वेतन भत्ता देना मुश्किल हो गया था। यही हाल हमारे बिहार का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो कोटेशन में जो बात कही गई है वह काबिले गौर है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु हमने लिया है कोटेशन संख्या 7242 से। कोटेशन कहता है, पूरी दुनिया में पश्चिमी जगत और विशेषकर यहूदी तो अर्थव्यवस्था को ही सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। इन देशों का पूंजीवाद सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर भारत है, जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य की गुलाम है। इस कोटेशन में बात बहुत ही फायदे की कही गई है। यह बात डीप स्टेट की ओर इशारा करता है। अगर हम इसको डिकोड करें तो हम पाते हैं कि लेखक का इशारा डीप स्टेट की ओर है। आपको पता होना चाहिए कि डीप स्टेट पूरी तरह से ज्यूज के कब्जे में है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या इसके अलावा और भी जो संस्थाएं हैं, ये सारे जो यहूदी हैं वही इसको कंडक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रॉक फेलर, फोर्ड संस्थान, गोल्डमैन सैक्स, रॉस चाइल्ड, ये जितने भी व्यापारिक वर्ग हैं, जो कभी भी बाहर नहीं आते, लेकिन यह पूरे देश जो पूरी विश्व व्यवस्था है उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, कहा जाता है कि अभी उसके ही अंदर में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल का गठन हुआ। उसके पीछे भी यूं ही हैं। उन लोगों ने पश्चिम एशिया में और मध्य एशिया में अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इजराइल को जन्म दिया। उसी तरह से पाकिस्तान को जन्म दिया साउथ एशिया में बनाए रखने के लिए। अब एक बात देखिएगा कि अमेरिका किसकी देन है? अमेरिका देन है ह्यूज की। उन्हीं लोगों ने अमेरिका को बनाया है। भले वो संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन उनका हर जगह दबदबा है।
यह बात जो कही गई है बहुत ही सही बात है। एक बात इसमें और कही गई है कि जो पश्चिमी जगत का पूंजीवाद है वह सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर भारत है जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य की गुलाम है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य की गुलाम है। 2025 में ऐसा कहना उतना सही नहीं होगा। कारण यह है कि 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था भी सरकारी प्रभाव से मुक्त हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम बिंदु है कि अर्थ और राज्य सत्ता का इकट्ठा होना सबसे अधिक घातक है या खतरनाक है। यह जो बात कही गई है कि साम्यवाद ने राज्य सत्ता और अर्थ सत्ता को अपने नियंत्रण में लिया, इसका इशारा साम्यवाद की ओर है। यह बात सही भी है कि जब 20वीं शताब्दी में साम्यवाद का उदय हुआ, जो पहली सरकार बनी वामपंथियों की वह बनी रूस में। उसके बाद से ये जहां भी गए उन लोगों ने राज सत्ता और अर्थ सत्ता पे अपना पूरा नियंत्रण स्थापित किया, और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था से समाज को बाहर कर दिया गया। और यह बहुत ही खराब रहा। लेकिन जो खुली प्रतिस्पर्धा है जो आज पश्चिमी देशों में है, उसने भी अपनी जड़ें जमाई। तो आज हम देखते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। इसमें एक बात और कही गई है। यह कोटेशन कहता है कि ओपन कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा ही आर्थिक प्रगति का आधार है। और यह बात आगे भी कहता है कि जो भी धन हम जो भी हम लाभ अर्जित करते हैं उसको धन के अतिरिक्त इकट्ठा करना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ, यह कोटेशन ओपन कंपटीशन को, जो समाज के द्वारा संचालित हो, उसकी बात करती है। तो आपने देखा कि अर्थपालिका विषय के अंतर्गत हमने समाज आधारित अर्थतंत्र की बात की। हमारी बात पूरी हुई। आप लोगों ने ध्यान से धैर्य के साथ सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। हाँ, धन्यवाद। आज जो है कि अर्थ पर चर्चा है और यह विचार किया गया कि अर्थ को स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थ की स्वतंत्रता से व्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा संबंध होता है। और निश्चित ही अर्थव्यवस्था से जो है कि मनुष्य की व्यवस्था आधुनिक तौर पर बहुत एकदम
संयुक्त हैं। और चौथे कोटेशन में कहा गया अर्थ और राजसत्ता का 58वां से अधिक घातक है। सत्ताओं का 4 प्रकार का विभाजन होता है, या कई 4 प्रकार का विभाजन होना चाहिए। राज्य सत्ता, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता और जनसत्ता। और जब भी 2 सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास आ जाती है तो वहां पर मद हो जाता है। मद यानी कि विचार करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वो स्वभावतः होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अर्थ सत्ता के पास राज्य सत्ता आता है तो धर्म सत्ता को हथियाने की कोशिश करता है, या राज्य सत्ता के पास अर्थ सत्ता होता है वह भी धर्म सत्ता पर अधिकार करना चाहता है। और 2 सत्ताएं अधिकार होने के बाद तो पूरी सत्ता एक तरफ बैलेंस हो जाती है, वो चारों सत्ताओं को कब्जा कर लेता है। सर्वप्रथम जो पांथिक अवधारणा थी इस्लाम, ईसाइयत और से शुरू होती है, वहां पर धर्मगुरु, विशेष तौर पर हम इस्लाम को कहेंगे, खलीफा ही जो है कि शासक होता था, खलीफा ही जो है कि धार्मिक नेता होता था। तो उसके पास 2 सत्ताएं हो गई। ऐसे बहुत से कुछ शासक हुए प्राचीन काल में जो दोनों सत्ताएं अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, और वह जो है सभ्यता के लिए बहुत अहितकर सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर खलीफा शासन में जो धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता और जनसत्ता चारों जो है कि अपने हाथ में ले लिया, और वहां पर जो है कि नए नए ऐसे कानून बनाए गए। गनीमत के माल का बंटवारा करना, गनीमत के माल का बंटवारा करने मतलब 20% जितना भी लूट पाट करो, अपहरण करो, उसका 20% जो है कि खलीफा का होगा, 80% तुम लोग अपना बंटवारा कर लो। और काफिरों को जीने का अधिकार, गैर मुस्लिमों को जीने का अधिकार ही नहीं रखा गया। तो यह सत्ता का केंद्रीकरण का एक परिणाम हुआ। फिलहाल जो है कि यहाँ पर अर्थसत्ता की जो है कि चर्चा हो रही है, अर्थसत्ता को स्वतंत्र करने के लिए। अर्थसत्ता को स्वतंत्र करने के लिए एक बहुत खास मैं बिंदु पर विचार कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन, इस बिंदु पर जरूर विचार करें, उसको कोट करें, या उस बिंदु पर अलग से चर्चा भी की जा सकती है। स्थिर मुद्रा प्रणाली, क्योंकि अर्थपालिका को स्वतंत्र होने के लिए सर्वप्रथम जो है आवश्यक है स्थिर मुद्रा प्रणाली। आज जो है कि मुद्रा का कीमत घटा के बढ़ा करके जो है कि हलचल किया जाता है समाज के अंदर और अर्थव्यवस्था के अंदर। एक बिटकॉइन मुद्रा थी, लाया गया तो उसका कीमत बढ़ाते बढ़ाते जो है कि 1 करोड़ रुपया में पहुंचा दिया गया है। 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास है उसका एक बिटकॉइन का कीमत। वो कुछ ही लोगों के हाथों में है, जो कीमत मिलता है तो बेचते हैं, उसका कीमत बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग हाथ में वो मुद्रा है और कुछ ही लोगों के कब्जे में रहता है, और मनमानी कीमत अपना बढ़ाते रहते हैं। जिसमें वो मुद्रा जारी हुआ था उसका कीमत जो है कि 0 था, और प्रथम उसका मुद्रा जो कीमत जो स्थापित हुआ 0.003 उसकी मुद्रा का पहली कीमत थी। और आज जो है कि उसकी मुद्रा जो है कि करोड़ों रुपया में है, एक बिटकॉइन का कीमत। ऐसे जो मुद्राएं की कीमत गिरती है, पहले 18 रुपया में एक 10 ग्राम सोना था, आज जो है कि 16 रुपया में 10 ग्राम सोना था, तो आज जो है कि हम 1 लाख रुपया के ऊपर पहुंच रहे हैं। यह मुद्रा का अवमूल्यन है, न उसकी सोना का दाम बढ़ा नहीं है।
गेहूं चावल इससे इत्यादि का दाम बढ़ा नहीं है, मुद्रा का अवमूल्यन है, हम उसको महंगाई कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा की वृद्धि। जैसे किसी समय एक मानक प्रणाली हुई, नाप की बहुत सी इकाइयां थी, लेकिन सर्वप्रथम जो है कि फ्रांस में एक मानक स्थापित किया कि देखिए मीटर इतना होगा, उसमें इतना सेंटीमीटर से, तो एक इकाई अब बनाई गई, उस इकाई से जो है कि सारी समस्याएं दूर की गई और उस मानक को एकदम स्थिर रखा गया। उतनी बड़ी छड़ जो है कि मीटर का आकार में वहां पर जाकर के एक स्थान पर रखा हुआ है और हमेशा उसी स्थिति में रहती, बड़ा उसका जो है कि वही उसका जो है कि एक मानक। इसी तरह किलोग्राम का और अन्य जो है कि मानक निकाले गए हैं, एकड़ हेक्टेयर। तो किसी चीज का एक मानक होना जरूरी है और मानक नहीं होने से बहुत से समस्याएं विवाद होती हैं और उसी के चलते बहुत राजनीति की जाती है, उसके चलते जो है बहुत षड्यंत्र होता है। तो हम बात कर रहे थे स्थिर मुद्रा प्रणाली की। क्या स्थिर मुद्रा का कोई स्थिर मानक संभव नहीं है? उसका संभव है, थोड़ा सा उसमें बहुत गणितीय जो है कि चर्चा दिन हम लोग मित्रों में आपस चर्चा करते थे। तो स्थिर मुद्रा प्रणाली कैसे लागू किया जाए, तो उसको जो है कि इस पर जो कभी चर्चा की जाए तो उसका विस्तार से वर्णन किया जाए कि स्थिर मुद्रा प्रणाली कैसे लागू की जाए। और यह हो सकता है कि उस मुद्रा पर जो एक्सपायरी डेट रखा जाए ताकि अनावश्यक कोई जो है कि मुद्रा का संग्रह न करे, एक समय के बाद उसको बैंक में पहुंच जाए। क्योंकि आज प्रिंटिंग मुद्रा प्रणाली है, मुद्रा का प्रिंटिंग है। यदि हम किसी धातु में स्वर्ण में मुद्रा रखते हैं तो निश्चित ही वह इतनी मात्रा में है नहीं जो है कि, तो कोई धातु, इतनी बड़ी जनसंख्या है 8 अरब की, बहुत बड़ी देश जनसंख्या और मुद्रा का लेन देन बहुत अधिक है, वस्तु विनिमय तो है नहीं, तो इतनी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। किसी धातु से संबंधित मुद्रा रखते हैं तो वह भी ठीक नहीं, उस धातु की कीमत बढ़ती जाएगी तो मुद्रा जो है को अस्थिर कहा जाएगा और लोग संग्रह करेंगे। तो धातु के रूप में भी मुद्रा नहीं होनी चाहिए। प्रिंट प्रणाली हो, ठीक है, या दोहरी प्रणाली हो, एक मानक मुद्रा प्रणाली, एक जो है कि एक जो जिस पर एक्सपायरी डेट हो, और एक वैसी मुद्रा प्रणाली, प्रचलित मुद्रा, दो प्रकार की मुद्रा प्रणाली भी की जा सकती है। और उस मुद्रा का जो प्रचलित मुद्रा है वह मानक प्रणाली से उसका मूल्य बराबर जो है अपडेट होता रहे। इसमें वर्तमान मुद्रा कैसा है, जैसे प्रति रुपए का अपडेट डॉलर में आता है, वैसे अपडेट दिया जा सकता है। लेकिन एक स्थिर मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था हमें कल्पित करनी चाहिए। अभी ब्रिक्स देशों में यह चर्चा हो रही थी कि कैसे एक मानक मुद्रा प्रणाली विकसित हो। हालांकि इस पर सहमति, आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन यह है कि इस प्रणाली पर हमें कार्य करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, स्थिर मुद्रा प्रणाली पर। और जब तक हम स्थिर मुद्रा प्रणाली को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमें अर्थपालिका के स्वतंत्र होने और ना होने की कोई कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये मुद्रा का कब मूल्य घटा दें और कब बढ़ा दें, ये किसके हाथ में है। भगवान जाने कैसे मुद्रा ये बढ़ती है, उसका कीमत कैसे घटती है, उसमें क्या जो है कि तंत्र चलता है, यह बड़ा अलग विषय हो जाता है। इसको समझने की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरा अर्थशास्त्र का जो है कि पीएचडी वगैरह करके भी शायद समझा जा सके, कैसे मुद्रा गिरती है कैसे चढ़ती है, बहुत ही जटिल विषय है। और जब तक हम जो है कि स्थिर मुद्रा प्रणाली नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक जो है कि हर तरह से शोषण जो है कि मुद्रा के द्वारा होता रहेगा। हम न्यायपालिका को सुधार लेंगे, सारी व्यवस्था सुधार लेंगे, लेकिन मुद्रा को स्थिर नहीं कर पाए तो यह भी एक शोषण का रास्ता है। हम मुद्रा का कीमत इतना घटा करके और आपको दे देंगे कि आपके पास 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया ही रहेगा, लेकिन आप उसकी कीमत जो है कि वैल्यू 50,000 हो जाएगी। तो इतना लाखों करोड़ मुद्रा देश में है, एक बार मुद्रा गिराए 10%, यानी कि यदि 25-30 करोड़ यदि रुपया यदि मुद्रा है जो है कि 30 करोड़ का यदि 10% घटा दिए तो 3 लाख करोड़ जो है कि एक दिन के अंदर जो है कि बेईमानी कर ली है पूरे देश की जनता से। और 3 लाख करोड़ जो है कि
वो सीधे जो है कि और यह इसका घाटा कौन सहेगा? इसका घाटा हो सकता है वो छोटे व्यापारी सहते हैं जो है कि प्रिंटेड आइटम बेचते हैं। जैसे कभी कभी जो है कि कोई आइटम जो है कि हम देखते हैं कि आज हम उसको प्रिंट है उस पर 90 रुपया 95 रुपया, और उस पर हमने बेच दिया। तब तक मुद्रा का अवमूल्यन इतना हुआ कि वही वस्तु जो है दोबारा हमें जो है कि 100 रुपया में खरीद के बेचना है। यानी कि जिस रेट पर हमने कोई वस्तु बेचा है तो उसमें हमें 10% फायदा है, यानी कि लेकर के उससे कम दाम में हम खरीदेंगे तब उसको फायदा माना जाएगा। यदि कोई हमें 90 रुपया में कोई सामान बेचा है तो 80 रुपया में कम से कम खरीदे हो तो जो है उसमें 10 रुपये का लाभ माना जा सकता है। लेकिन जब अस्थिर मुद्रा प्रणाली हो तो जो है कि सीधे जो है कि प्रिंट आइटम पर जो है कि हमें वो अगला प्रिंट जो है हमारा 110 में मिल रहा है, हमने 90 में बेचा और उसको 100 रुपया में खरीद करके 110 रुपया में बेच रहे हैं। तो हमको लगता है हम 100 रुपया में खरीदे 110 रुपया में बेचे, ऐसा नहीं है। जब 110 रुपया में बेचने के बाद हम कितने में खरीद रहे हैं? 120 रुपया में अगला प्रिंट नया प्रिंट आ जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा शोषण का माध्यम। दूसरा, जो लोगों के पास जो चालू खाता में बैंकों में पैसा है, लोगों के जेब में पैसा है, उसकी भी अवमूल्यन हो जाती है, उसका कीमत घट गया। एक प्रकार का यह बहुत बड़ी डकैती या भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी है जो एक सिस्टेमिक तरीके मंगला से, प्रसाद जी थोड़ा शॉर्ट करिएगा। हाँ, व्यवस्था के तहत जो है कि वो जो है कि चोरी की जाती है। तो इस चीज को हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और स्थिर मुद्रा प्रणाली तंत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं आगे जो है कि। धन्यवाद जी धन्यवाद। आगे जो है आप अपनी बात रख सकते हैं। अ, विषय जब साथी रख लेंगे तो मंगला प्रसाद जी आप जो बात रहेगी वो रख दीजिएगा। कोई और साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को रख देता हूँ। देखिए, स्वतंत्र अर्थपालिका की मांग के कई कारण हैं। उसमें से एक कारण जो दिखाई देता है कि हमने जिसकी नियुक्ति की है वो अपना वेतन स्वयं तय कर लेता है। सारे भत्ते और सब कुछ वहीं से तय कर लेते हैं। क्योंकि अभी जो वित्त मंत्रालय हम कहते हैं वो वित्त मंत्रालय एक तरह से सरकार के ही अधीन है। तो चूंकि वित्त मंत्रालय सरकार के अधीन है तो वेतन आदि तो वो तय कर ही लेते हैं। चलिए वो तो एक अलग विषय है। उसमें पक्ष और विपक्ष एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जो मूल विषय है कि जो भ्रष्टाचार होता है वो कहाँ से होता है, तो देखेंगे कि अर्थपालिका का भी अगर निर्माण होगा तो वो विधायिका की तरह नहीं होगा जैसे वोट बैंक के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, चुनावों में लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा आता है। वो खर्चा कहाँ से आता है? तो वो खर्च के दो तरीके होते हैं जो विधायिका को प्राप्त होते हैं। पहला मिलता है उन्हें मंत्रालय से, अलग अलग मंत्रालयों से प्राप्त होता है पैसा। एक मंत्री बैठा दिया, वहां से जो है वो 2 नंबर का पैसा कह लीजिए, या जो जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि वहाँ कमिश्नर को कह दिया गया कि आपको 100 करोड़ रुपए जुटा कर देने हैं। तो कहने वाला कौन है? तो मंत्रालय ही है। तो अगर ये सीधे सीधे वित्त को हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पर वित्त और शक्ति जो है, यानी अर्थ और शक्ति जो है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुल मिला जुला करके ये व्यवस्था दिखाई देती है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि हम इसमें एक सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी तर्क होता है कि अगर अर्थपालिका ही अगर विधायिका से मिल जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, फिर तो वैसी ही स्थिति आ जाएगी जैसी वर्तमान स्थिति है। मुझे लगता है मिल जाए तो वो तो एक अलग बात है, परंतु ये मूल बात तो यह है कि उनके नियंत्रण में तो नहीं होनी चाहिए। अभी मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, अभी तो वो अर्थपालिका भी उन्हीं के अधीन है। तो इससे तो स्थिति बेहतर रहेगी। और दूसरी बात है कि जो अर्थपालिका का चुनाव होगा वो अर्थपालिका कोई ऐसी प्रक्रिया से तो चुनकर नहीं आ रही है जहां लाखों करोड़ों का आपको बजट खर्च करना है। जैसे हमने दिल्ली का चुनाव देखा तो दिल्ली के चुनाव में 100 करोड़ रुपए साउथ से लिए गए या अन्य राज्यों से लिए गए। उसमें उनका कोई दोष नहीं है,
क्योंकि पैसा लेने के, खर्च करने के दो दो ही तीन तरीके हैं। पहला है कि उद्योगपतियों से लिया जाए, उद्योगपति जो है चंदा देते हैं, पैसा लगाते हैं। अब भला आप उद्योगपतियों को दिन भर रात भर गाली देंगे तो वो पैसा क्यों देंगे? तो दूसरा फिर तरीका आपके पास आता है कि आप भ्रष्टाचार से लीजिए, या तो कोई फॉरेन फंडिंग हो रही है कहीं से बाहर से लीजिए। तो ये हम देखेंगे तो अर्थपालिका अगर अलग हो जाती है तो इनका जो खर्च है, चुनावी जो खर्च है, ये जो मंत्रालय से लेते हैं, कम से कम वहां से तो नियंत्रण इनका लग जाएगा। भले ही उसके अलावा जो है और तरीके ये अपना सकते हैं, हो सकता है भ्रष्टाचार से करके ले ले या पूंजीपतियों से ले ले। क्योंकि अर्थपालिका बनने के बाद भी आप देखेंगे तो पूंजीपति तो अपनी साठगांठ रखेंगे ही, अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे ही। लेकिन जो बात आती है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार से जो पैसा मिलता है उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ये मैं एक महत्वपूर्ण विषय देखता हूँ। तो दो चीजें हो गई। एक तो है कि मंत्रालय सीधे सीधे जो है विधायिका से अलग होगा, वो आप उसे अर्थपालिका कह सकते हैं। तो जैसे ही वो अलग होगा तो अब कहाँ किसका खर्च होना है, कितना बजट होना है, वो उसकी समीक्षा कर सकते हैं। वो उसका पूरा का पूरा डेटा ले सकते हैं, अर्थात ऑडिट करने का भी उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मनमाने खर्च जो है वो जो है रोके जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है हमारा सुरक्षा पर कितना बजट आना है, हमारा पुलिस पर कितना बजट आना है, हमारा जो प्रबंधन है, अर्थपालिका एक अच्छा सा प्रबंधन बना सकती है। और जो अनावश्यक टैक्सेशन सिस्टम है जो सरकार वास्तव में अपने लिए करती है सरकारों को मजबूत करने के लिए, उस टैक्सेशन सिस्टम में सुधार अगर कोई कर सकता है तो वो अर्थपालिका जो है कर सकती है। और अर्थपालिका के स्वतंत्र होने पर जो हम कहते हैं, हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई भी जो है वह स्वतंत्र हो जाएगा। कहने के लिए भले ही वो स्वतंत्र दिखाई देता है, लेकिन आरबीआई जो गवर्नर है उसके ऊपर भी आप देखेंगे कोई ना कोई मंत्रालय बैठा ही रहता है। तो सीधे सीधे हम अर्थ मंत्रालय की जगह अर्थपालिका का निर्माण कर रहे हैं, एक तरह से जिसे आप वित्त मंत्री कहते हैं। और उससे जो सचिव वगैरह होते हैं, जो डीएम है, जो जो फंड पास करते हैं, उनके पास भी जो है कुछ ऐसी शक्ति रहेगी कि जो विधायिका का जो फाइनल अप्रूवल है वो बिना अर्थपालिका के पास नहीं हो पाएगा। तो एक अर्थपालिका स्वतंत्र तो होनी ही चाहिए। इससे जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग सकता है। होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना तो है कि इससे कुछ ना कुछ सुधार तो होगा, तो कुछ ना कुछ से तो कुछ बेहतर ही है। उसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं कि पश्चिम की बात करें, यहूदियों की बात करें, तो यहूदियों में आपको आज अमेरिका में जितने बड़े बड़े पूंजीपति दिखाई देते हैं वो कहाँ से निकले हुए हैं? तो उसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों में यहूदी ही हैं। अर्थात उन्होंने जो है अर्थ को बहुत महत्वपूर्ण माना, पश्चिमी जगत ने और यहूदियों ने। जबकि इन देशों का पूंजीवाद हम देखते हैं तो इन्हीं देशों का पूंजीवाद पूरी दुनिया को जो है नियंत्रित भी करता है। लेकिन जब भारत जैसे देशों को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को टकराव दिखाई देता है पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य। जहाँ आप देखेंगे अर्थ जो है राज्य का गुलाम हो जाए, वहां पर जो है आर्थिक गुलामी आ जाती है, अर्थात जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। अर्थात राज्य जो है वह अर्थ के आधार पर शोषण करना शुरू कर देता है और साम्यवादी व्यवस्था में शक्ति के आधार पर शोषण करता है। तो अर्थ के आधार पर शोषण भी तभी संभव है जब अर्थ उनके नियंत्रण में होगा, अर्थपालिका का निर्माण होगा। तो जो आर्थिक असमानता है, अर्थ के आधार पर शोषण है, या फिर हम पूंजीवाद की गुलामी कह सकते हैं, पूंजीवाद की गुलामी भी स्वतंत्र से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो इन सभी कामों के लिए हम देखते हैं तो एक स्वतंत्र अर्थपालिका का जो है वो निर्माण होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा आज के कोटेशन में लिखा हुआ भी है कि अर्थ और राज्य सत्ता का इकट्ठा होना घातक होता है। मैं तो यही कहता हूँ, अर्थ, अधिकार और शक्ति, यह तीन चीजें ऐसे हैं जो कभी भी केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। पावर किसी के पास हो, राइट्स किसी के पास हो और इकोनॉमी किसी और के पास हो, ये तीनों के तीनों जब डिसेंट्रलाइज होते हैं उसी को हम लोग लोक स्वराज्य की व्यवस्था कहते हैं। तो एक अर्थपालिका का निर्माण होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का तो वैसे भी वर्तमान में वित्त मंत्रालय में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर किसी का हस्तक्षेप दिखाई देता है तो वो दो इकाइयां हैं जहां कार्यपालिका का भी कम से कम है, लेकिन है। लेकिन विधायिका का तो प्रत्यक्ष रूप से रहता है क्योंकि सारा मंत्रालय ही उसी के अधीन रहता है। तो ये तीनों की तीनों जो तंत्र की इकाइयां हैं इनसे एक अलग सेपरेट हो जाएगा। यानी कि हम जो अभी तीन खंबे हैं हमारे लोकतंत्र के लिए, तीन की जगह हम इसे चौखंबा बना सकते हैं। तो
तो चौखंबा बनेगा तो ये ज़्यादा संतुलित होगा, ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। इस प्रकार से एक प्रयास किया जा सकता है। बाकी जो है मंगला प्रसाद जी ने ठीक बातें रखी हैं। अन्य साथी बताएं। जी धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, श्रीकांत जी, वैद्यराज जी, माता प्रसाद जी, आचार्य जी, बबलू केसरवानी जी, कोई भी साथी बात रखना चाहे रख सकते हैं। हम ही कह रहे हैं जी कि बताइए। हम जो भी अर्थपालिका बनाएंगे उसमें जो अर्थ का जो मुद्रा है, प्रिंट मुद्रा प्रणाली है, इसका अवमूल्यन जो होता है इसको कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होना या इस पर जो है कि निर्णय लेना बड़ा आवश्यक है। जब तक हमारी मुद्रा स्थिर नहीं होगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता है या जो सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं वह इस तरह से करती हैं कि हम इतना इतना कर देंगे, इतना इतना आपका वेतन बढ़ा देंगे, इतना हम ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन उतना सब स्वीकृत करने के बाद इसके बाद जो है कि अवमूल्यन भी कर देते हैं। जैसे जो है कि 2,000 रुपया किस्त जो है कि किसान सम्मान निधि से मिलना प्राप्त हुआ, लेकिन का जो 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि दिया जा रहा था, क्या उसका मूल्य आज भी वही 2,000 रुपया है? नहीं है, कम से कम वह आज जो है कि 4,000 होना चाहिए। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो है कि जो हमें आवश्यक है, जिसके माध्यम से जिससे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके माध्यम से मुद्रा को अवमूल्यन करके लाखों करोड़ों का जो है कि भ्रष्टाचार हो जा रहा है, जो हमको पता नहीं है। अब ऐसा भी होता है ना कि कोई मुद्रा बढ़ाया घटाया जाता है तो उसके पहले जो है कि जो तंत्र होता है उन लोगों का, वो उस मुद्रा को निकाल करके कोई दूसरी चीज खरीद लेते हैं। अब जब दूसरी चीज खरीद लेते हैं अब तब मुद्रा का दाम गिरा देते हैं, वह चीज महंगी हो जाती थी। अभी मरकरी का दाम बढ़ा है बहुत तेजी से, 45,000 रुपया किलो, कभी वह 1,000 रुपया किलो बिकता था। यानी कि इसमें 45 गुना दाम बढ़ा है, बहुत ज्यादा समय में नहीं, मुश्किल से है जो है कि मैं समझता हूँ 15 साल में इतना दाम बढ़ा है, 45 गुना मरकरी का। मरकरी से जो है कि करीब सैकड़ों चीजें बनती हैं, ज्यादातर मेडिसिन आइटम। तो उसके दाम बढ़ने से सैकड़ों चीजों के दाम बढ़े हैं। उससे संबंधित जो जो चीजें होती है उसमें खाली एक चीज का संग्रह अधिक कर लिया गया। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन किया जाता है वह इस आधार पर किया जाता है कि पहले अवमूल्यन करने के पहले जो है कि हम माल खरीद लेते हैं, इसके बाद अवमूल्यन कर देते हैं, तब फिर उसको जो है माल को बेच करके हम मुद्रा हासिल कर लेते हैं, और जो मुद्रा हासिल हुआ उससे फिर हम माल खरीदेंगे, माल खरीदने के बाद उसका फिर अवमूल्यन कर दे। यह प्रक्रिया जो है टूटनी चाहिए। यह संपन्न देश जो है कि गरीब देशों के साथ यही जो है कि करते हैं। कारपोरेट जगत वाले भी भ्रष्टाचारी, इसमें नेता लोग भी मिले हुए हैं। हमें इस पर विशेष जो है कि ध्यान देना चाहिए, इस पर चर्चा हो कुछ। बाकी के साथियों की बात लेते हैं। कोई और साथी बताएं। बहादुर सिंह जी या माता प्रसाद जी, आपको कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। भैया जी, जी बताइए आदरणीय। अभी अभी हाल में डॉलर की कीमत, क्योंकि सारी मुद्राओं का जो वैश्विक व्यवहार है वो सारा व्यवहार डॉलर में था, क्योंकि अपनी हिटलरशाही अमेरिका को करनी थी, तो उन्होंने समस्त मुद्राओं का मानक रखा डॉलर। और डॉलर
सभी देशों को नियंत्रित कर रहा था, तो अपने हिसाब से जो अभी ट्रंप ने हमारे माल के ऊपर जो ड्यूटी लगाई है कि भाई विदेश से आएगा उस पे कौन सा तो बढ़ा हुआ माल अपने की माल की विदेशी जो माल बिकता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसमें चूंकि वो जब हमारे मार्केट में जो कृषि बाजार है कृषि में प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि उनके द्वारा मुद्रा का मानक बनाया गया था और उस मुद्रा के मानक के हिसाब से वो सारे देशों को डील कर रहे थे। मतलब उनका मार्केट चलना चाहिए, दूसरे का चले या नहीं चले, दूसरे को कितना घाटा होता है। तो यही बात अभी मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन साहब, ये तीनों लोग मिले और इन्होंने इसी चीज का जो मोनोपोली डॉलर की चल रही है और उसको जवाब देने के लिए एक तिकड़ी बनाई है और ईश्वर करे वो सफल हो जाए। और उसमें एक नई मुद्रा जो एशिया की होगी और हमारे जो अवमूल्यन होता है मुद्रा का, वो अवमूल्यन रुक जाएगा। ना कोई फिर टैरिफ वाली बात रहेगी जो अमेरिका अभी अपनी दादागिरी के हिसाब से करता है, क्योंकि ये सुनियोजित योजना होती है। मैं आप लोगों की दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन भारत की परिस्थिति अलग है। अब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार से न्यायपालिका स्वतंत्र है, हालांकि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव चल रहा है और कार्यपालिका तो विधायिका की गुलाम है। जैसा विधायिका और न्यायपालिका आदेशित करती है उस हिसाब से कार्यपालिका कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य है। पर हमारी अर्थपालिका वित्त विभाग है जरूर, लेकिन वित्त विभाग चला कौन रहा है? चला तो वही विधायिका रही है वित्त विभाग को। अर्थात हमें विधायिका से एक स्वतंत्र वित्त विभाग, अर्थात यह नया नाम जो अर्थपालिका है, ये अलग से होना चाहिए, बिल्कुल अलग से होना चाहिए, जिससे मुद्रा का फ्लो कहाँ कितना हो उस पर नियंत्रण हो सके। जब उस पर नियंत्रण रहेगा तो अवमूल्यन भाई बैंक जो न्यायपाल विधायिका के थ्रू हमारी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, जितना भी हमारा तरल है उस तरल में बढ़ोतरी, क्योंकि प्रतिभूति जितना भी सोना रखा हुआ है अंकित मुद्रा और वास्तविक मुद्रा में अंतर तो यही है, क्योंकि जितना सोना रखा हुआ है उसके हिसाब से जब मुद्रा को छापा गया है और जब लिक्विडिटी कम होती है, तरलता कम होती है, बाजार में मुद्रा का फ्लो कम होता है, तो मुद्रा अब सोना तो बढ़ा नहीं और मुद्रा और छापना है, क्योंकि बाजार में मुद्रा की कमी है तो निश्चित रूप से उस सोने के 1 क्विंटल सोने पर जितना मुद्रा छपी थी अब उससे बढ़ाकर छापना है, तो उस मुद्रा की कीमत तो कम होगी। और इसका घाटा किसको होता है? इसका घाटा सीधा सीधा जो उत्पादक है उसको होता है, क्योंकि उसने अपना माल बेच करके जो मुद्रा अपने पास संचित करके रखी है उसका दाम घटा, अर्थात उसके मूल्य उसने जो अपना माल बेचा है उसके पास संचित धन उस मूल्य से कम हो गया। तो हमें चिंता करना है जो हमारा आधारभूत उत्पादक है उसकी मुद्रा का, उसके पास जो संचित धन है उसका मूल्य कम ना हो। इसके लिए निश्चित रूप से हमें एक अलग से ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिससे उसकी मुद्रा का अवमूल्यन ना हो। और आज की डेट में अब धातु की मुद्रा चलाना तो संभव है नहीं, तो ये लेकिन वैश्विक स्तर पर मोदी जी पुतिन साहब ये सब डॉलर के बारे में लगे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निश्चित रूप से अमेरिका को झटका लगेगा ही अगर एक मुद्रा हो जाती है। और बिटकॉइन चूंकि आम लोगों के बीच में आया नहीं था,
इसलिए आम लोग ज्यादातर बिटकॉइन के बारे में जानते भी नहीं है, और किसान तो उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो उसके बारे में अभी बात करना तो मुझे नहीं लगता है कोई उचित समय है। फिर किसी दिन मंगला प्रसाद जी बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दूसरा बिंदु, अर्थपालिका के स्वतंत्र न होने के कारण भारत में बहुत दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल, दुरुपयोग नेता तो करते ही हैं, क्योंकि हमारे पास जितने संसाधन नहीं है उतनी तनख्वाह बढ़ाए दे रहे हैं, तो ये अर्थपालिका का दुरुपयोग है। कहाँ कितना कंस्ट्रक्शन में पैसा लगना है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। अर्थात हमारी विधायिका तो किसी भी प्रकार के दायित्व को लेने ही नहीं चाहती है, वो अपने ऊपर दायित्व लेती नहीं है, निर्णय खुद करती है, लेकिन जवाबदेही किसी भी काम की हमारी विधायिका लेती ही नहीं है। अर्थात सुधार की आवश्यकता हमारी विधायिका में है, विधायिका की नीयत में है। अगर उसकी नीयत ठीक होगी तो हमारी कार्यपालिका ठीक हो जाएगी, क्योंकि कार्यपालिका में तो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार न करें, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें भ्रष्टाचार करना पड़ता है। ये तो जब अर्थपालिका स्वतंत्र होगी, विधायिका के हाथ में नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हमारी कार्यपालिका भी विधायकों के जो उल जुलूल के जो कानून है उनको भी मानने से मना कर देगी, और समाज के सामने उस बात को रखेगी भी, क्योंकि अभी समाज को कार्यपालिका मानती ही नहीं है। वो तो समाज को नियंत्रण में रखना चाहती है अपने, और कार्यपालिका का काम भी है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है, कानून को सभी से पालन करवाने के लिए बाध्य है, तो उसे सख्त होना ही पड़ता है। अगर कार्यपालिका सख्त नहीं होगी तो हमें न्याय और सुरक्षा मिलेगी कैसे, अपराधियों पर लगाम लगेगी कैसे? तो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अर्थपालिका का भी होना बहुत जरूरी है, और स्वतंत्र होना जरूरी है। तीसरा बिंदु आता है, पूरी दुनिया में पश्चिमी जगत और विशेषकर यहूदी तो अर्थव्यवस्था को ही सर्वोच्च मानते हैं। स्वतंत्र अर्थपालिका का अर्थ है अर्थपालिका को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के समान स्वतंत्रता देना। अगर स्वतंत्रता नहीं भी देना चाहते, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आज पूरे वैश्विक बाजार पर यहूदियों का ही कब्जा है। जितना भी वृहद व्यापार है, जो वैश्विक व्यापार है, उसमें अब कुछ एक व्यापारी जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो बाहर से बने हुए हैं, नहीं तो जितना भी, चाहे वो गैस का हो, चाहे और शक्ति के सुरक्षा के संसाधनों पर हो, चाहे स्वास्थ्य के संसाधनों पर हो, सारे संसाधनों पर बेसिक अधिकार यहूदियों का ही है, और यहूदी ही हमारी जो विसंगति है अर्थ के वितरण की, अर्थात गरीबी अमीरी का अंतर, इसके जिम्मेवार मुख्य रूप से यहूदी ही हैं। तो हमें अपनी व्यवस्था खुद बनानी होगी, तंत्र अपना खुद का विकसित करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें आत्मनिर्भर भी होना होगा, हमें अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि हम जितने संसाधन हैं उस हिसाब से जीवन यापन करने की व्यवस्था कर लेंगे, उतना ही हमारी व्यवस्था के लिए अच्छा होगा और सुव्यवस्थित हो जाएगी। नहीं तो, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है हमारे देश में, पाश्चात्य के देशों में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या घनत्व तो कम है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास श्रम शक्ति है, और अकेली श्रम शक्ति नहीं है केवल, हमारे पास बौद्धिक श्रम शक्ति भी दुनिया के अन्य देशों से ज्यादा है। तो जब बौद्धिक
श्रम शक्ति की डिमांड जब वैश्विक स्तर पर होती है तो हमें अपनी बौद्धिक श्रम शक्ति का मूल्य उनसे वसूल करना चाहिए। ये व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट बाहर लोगों को भेज देती है, लेकिन गवर्नमेंट उनके हित में क्या काम करती है? अगर किसी दूसरे देश में जाकर के किसी कम्युनिटी द्वारा या वहाँ की लोकल जो जनता होती है उसके द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमारा बहुत अहित होता है। बाहर के देशों में ऐसा भी सुनने में आता है कि उनके साथ वहाँ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो इसके लिए भी सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनके हित में काम करना चाहिए। तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा जीवन स्तर उच्च होने में मदद मिलेगी। चौथा पॉइंट है, अर्थ और राजसत्ता का इकट्ठा होना सबसे अधिक घातक है। तो बिल्कुल, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण और फिर ऊपर से अर्थ का विसंगतिपूर्ण वितरण, ये क्योंकि जितने भी अर्थ के संसाधन हैं उन पर सत्ता का कब्जा हो जाने से हमारा जो आम उपभोक्ता है या प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों में बिल्कुल खलल पड़ता है, उनमें बाधा आती है और संपत्ति का जो प्राकृतिक संपत्ति है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका आसमान वितरण हो जाता है, जिससे हमारे जीवन स्तर में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इसके बारे में, क्योंकि राजसत्ता तो केवल राज सुख भोगना चाहती है, भोग विलास, और अपने विलासता पर ही उन संसाधनों का खर्च करती है। आम व्यक्ति के संसाधनों का उपयोग वो अपने हित में करते हैं, स्वार्थपूर्ण तरीके से करते हैं। ये हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी मानव समाज के लिए घातक है। इसलिए अर्थ और सत्ता का एक जगह होना बहुत ही हानिकारक और मानवता के विरुद्ध है। मेरी बात यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताओ। हेलो जी बताइए आदरणीय। अभी हमारे बंधु मित्रों ने काफी कुछ कहा। मैं इससे थोड़ा सा हो सकता है विचार अलग लाइन से हट के हो। जी बताइए। जो आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता बात आ रही है, इसका लाभ और हानि पर हम चर्चा देख रहे थे। तो लाभ तो इनके दो तीन पॉइंट में दिख रहे हैं। राजनीतिक दबाव से मुक्त हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है कि जो नेता है इनका दबाव नहीं रह जाएगा। मगर इसका दुष्परिणाम ये निकलेंगे कि इसमें जो उसके कर्मचारी अधिकारी जो रहे ब्यूरोक्रेसी वाले, उनका विशेषाधिकार चलने लगे। जिस प्रकार से न्यायपालिका में न्यायाधीशों का एक तरफा चल रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज मनमाना करते हैं, तो इनके भी जो ब्यूरोक्रेसी रहेंगे वो मनमाना कार्य करने लगेंगे। लेकिन जो लोकहित को लुभावने कार्य हैं उस पर जो नेता लोग हैं, किसी को घोषणा कर दिए मुफ्त में देने के लिए, इन पर लगाम लग जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। था तो लगाम तो लग जाएगा, मनमाना घोषणा नहीं कर सकते, मनमाना खर्चा नहीं निकाल सकते नेता लोग। इसका परिणाम ये निकलेंगे कि जो जनहित की योजनाएं हैं उसको फंडिंग में लेकर दोनों के बीच में तानातनी हो जाएगा। तो कुछ नुकसान भी दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तो किया जा सकता है, तो स्वतंत्र हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, घाटा जो है कम किया जा सकता है। और मुद्रास्फीति को बंद नहीं किया जा सकता, इतना आसान और सरल नहीं है इसके बंद कर पाना। इसके लिए हम छोटा सा एक उदाहरण समझते हैं, चाहे इंडियन करेंसी का हो या भारतीय करेंसी, चाहे डॉलर का। तो जैसे हमारे भाई लोग ने कहे अभी कि गोल्ड के बदले में करेंसी छापा गया, तो जब करेंसी छापा गया तो करेंसी को मार्केट में रिलीज करने के लिए आरबीआई ने जो बैंकिंग बने, आज एसबीआई का ले लें या जो बैंक का नाम ले लें,
इनको आज के डेट में 3.5-4% या 5% जो भी दर है इनका, शायद 4 के लमसम में कह सकते हैं, तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से इनको गोल्ड के बदले में करेंसी छाप के मार्केट में रिलीज कर दी और ये बैंक उठा करके मार्केट में दे दिए लोग। तो यदि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए जो मार्केट में रिलीज किए गए ब्याज पर, अगर 10% ब्याज पर रिलीज किए गए या 4% ब्याज पर, हमको एक मान लें 10% मान लेते हैं, तो साल भर में 100 करोड़ रुपया 110 करोड़ हो गए, पर गोल्ड तो उतना ही रहा। तो जो ब्याज आएगा बढ़ेगा, ब्याज जो बढ़ रहा है तो लेजर में तो बढ़ता जाएगा, ना तो गोल्ड बढ़े ना करेंसी बढ़े। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करेंसी छापा जाता है। अब करेंसी छापेंगे तो रुपए का उन्मूलन होगा, करेंसी नहीं छापेंगे, इसका एक ही उपाय है कि ब्याज प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। अगर ब्याज प्रक्रिया को बंद करते हैं तो करेंसी को संचालन में जो खर्च आएगा वो बैंक कहां से वहन करेंगी, तो बैंकिंग सेक्टर से चल नहीं पाएंगे। तो हमें तो लगता है कि आसान प्रक्रिया नहीं है। ब्याज सिस्टम बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, ब्याज सिस्टम बंद कर देंगे तो इनका प्रोसीजर रुक जाएगा, जो बैंकिंग का खर्च है वो कहां से निकलेगा। तो ये सब दिखता है। फिर आगे आते हैं बात दोनों के बीच में आर्थिक टकराव का। सरकार और स्वतंत्र जो आर्थिक संस्थान रहेंगे उनके बीच टकराव हो जाएगा बीच में, क्योंकि जनता से चुन के जाना है विधायिका को, और विधायिका नीति बनाएगी जनता के हक में, और जो वित्तीय संस्थान रहेंगे उसको अगर मंजूरी नहीं देंगे कहां तक चलेगा इनके बीच में। तो ये शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि उनको तो जन भावनाओं से लेना देना नहीं रहेगा, वो अपने मनमाना चलाएंगे, अपने हिसाब चलाएंगे। जैसे अभी राष्ट्रपति या संसद में कोई बिल आप पास कर दिए, अगर चाहेगी न्यायपालिका तो मानेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी। ऐसा पहले भी मीटिंगों में एक उदाहरण दे चुका हूं। हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करना तो घातक हो सकता है, आंशिक रूप से कुछ इस पर संतुलन लगा करके कोई एक नया नियम प्रतिपादित या कोई ऐसा मिलजुल करके जो लोग बनाए सिस्टम जिसे दोनों को समन्वय रखा जा सके। क्योंकि एक तरफा का आजाद कर दिया जाए तो भी वो बेलगाम हो जाएंगे, और अभी की स्थिति तो खैर घातक ही है, पूरे जो है विधायिका के अंदर में है, ये तो नुकसानदेह है ही, और पूरी तरीके से छोड़ देना भी नुकसानदेह ही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद जी। कोई और साथी चाहेंगे तो अच्छा, बता सकते हैं, हम जब एक हम बात कर सकते हैं। एक बात हम करना चाहते हैं। हेलो, तो अभी जो बाबुल केसरवानी जी कर रहे हैं, यदि अब मुद्रा मूल्य नहीं होगा तो बैंक का खर्चा कैसे निकलेगा? तो जापान में ऐसा उदाहरण है, वहां पर शून्य ब्याज दर है और मुद्रा का अवमूल्यन भी नहीं होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि स्थिर मुद्रा प्रणाली अपनाने से जो है कि कोई विशेष जो है कि क्षति होगी या कोई नुकसानदेह है। यह है कि स्थिर मुद्रा प्रणाली अपनाने से जो सिस्टमगत भ्रष्टाचार है मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा वह समाप्त होगा, और इसके द्वारा बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार भी हो सकती है मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, मुद्रा के दाम को बढ़ा घटा करके। तो भ्रष्टाचार पहले रोकना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसलिए जो यह संदेह किया जाता है कि स्थिर मुद्रा प्रणाली से जो है कि कैसे ब्याज दिया जाएगा, ऐसा बात भी नहीं है। तो कुछ न्यूनतम ब्याज दर उसमें भी रखा जा सकता है, 1%, 1.5%, 2% सालाना। जैसे हमें गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो गोल्ड बॉन्ड में आजकल बैंक जो 2.5% ब्याज देती है, और प्लस जो है कि गोल्ड का कीमत जिसने आप रुपए में गोल्ड खरीदते हैं उस पर आपको 2.5% ब्याज देती है, और प्लस जो है कि वहां पर जो है कि आपका जो लेटेस्ट जो गोल्ड का दाम रहेगा उस गोल्ड के दाम से भुगतान करेगी। ऐसा नियम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अपनाना चाहिए, कहने का मतलब यह है। आपका कहना जायज है। हेलो, एक सेकंड मैं जवाब दे दूं। आपका कहना जायज है, मगर जब हम विश्व बाजार व्यवस्था की ओर देखते हैं
तो क्योंकि पूरी दुनिया भारत का अकेले की बात होती तो हम मान लेते, मगर जब पूरे विश्व को देखते हैं, हम एक दूसरे कंट्रिया में जो है फाइनेंस सिस्टम से या निवेश के सिस्टम से जो चलते हैं, तो कोई भी कंट्री, भारत में भी दूसरे से लेता है और भारत दूसरे को देता भी है ब्याज। तो एक एक देश दूसरे देश से जो लोन देता है, उसको ब्याज के एवज में वो ब्याज रिटर्न नहीं करना पड़ता है। यदि हाँ ब्याज रिटर्न नहीं करता है तो वो रुपए का मूलन होता है वहाँ। भैया आपको जो हम 100 करोड़ दिए थे और इसका ब्याज हो गया 25 करोड़, अब मूल्य 125 करोड़ हो गया, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते थे हम लोग जब पढ़ते थे तो उस दौरान, या जो महाजनी ब्याज लगाते थे, भैया अब सवाई हो गया, टेढ़ा हो गया। तो नहीं, इसी ऐसी प्रकार से बात ये लोग नहीं, परसेंट। ऐसी बात नहीं है। जो पहले स्थिर मुद्रा प्रणाली अपनाएगा, उसी का जो है कि दुनिया में वर्चस्व स्थापित होता जाएगा। जो भी पहले, जैसे डॉलर का को पहले अमेरिका ने स्वर्ण के बदले में अपनाया मानक, तो आज डॉलर राज कर रही है। तो आज के हिसाब से जो पहले स्थिर मुद्रा प्रणाली लागू करेगा, उसी का दुनिया में वर्चस्व। जैसे जिसने पहले बिटकॉइन जारी किया था, आज जो है दुनिया के सबसे बड़े जो है पूंजीपतियों में उसका नाम आता है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को पहले उसने अपने हिसाब से उसका कीमत बढ़ाते गया बढ़ाते गया। आज भी लोग उसके मुद्रा लोग डिमांड करते हैं, लेकिन आज वह करोड़ों रुपया में है। कहने मतलब जो पहले मुद्रा यहाँ लागू करेगा, इससे यदि भारत यदि पहले लागू कर लेता है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, स्थिर मुद्रा प्रणाली लागू कर लेता है, तो डॉलर को जो है कि समाप्त कर सकता है, और वह प्रणाली पूरे विश्व में अपने आप लागू हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहने का मतलब यहाँ। फिर यदि जापान में लागू है तो जापान को तो आगे होना चाहिए था, लेकिन जापान आगे कहाँ आ पा रहा है। देखिए, जापान ने वह जो है कि इस हिसाब से नहीं लागू किया है। जापान ने अपने देश में ही लागू किया है, और इसका कोई गारंटी नहीं रखा गया है। लेकिन भारत ने यदि ऐसा लागू करता है, यदि हमारे देश ऐसा लागू होता है, तो उस पूरे जो है कि विश्व में उसका असर जो है कि सकारात्मक आएगा, ऐसा बात नहीं है। अन्य साथियों की पहले बात देख लेते हैं, अगर किसी साथी को विचार रखने हैं तो। किसी साथी को कोई बात या कोई प्रश्न है तो राज बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए आदरणीय। मैं ये बोल रहा था कि मूल रुपए की जो अवधारणा थी बाबा जी की, कि किसी 1950 के रुपए पर जो उस समय की जो वस्तुएं हैं सारी, गोल्ड का लेकर से लेकर सब वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं और सभी वस्तुओं का मूल्य जो था उस समय का 1950 में, उसको स्थिर मुद्रा मान ली जाए। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि अर्थपालिका जो है ना, उसका गठन की प्रक्रिया क्या होगी, और उदाहरण से क्या ये समझाया जा सकता है कि वो आर्थिक मामलों में कैसे कैसे फैसले लेगी? कुछ उदाहरणों से आप लोग समझा सकते हैं क्या? आर्थिक मामलों में कौन कौन से फैसले कैसे लेगी, और उसका अगर वो गलत फैसले होंगे तो उसको कौन काटेगा? जवाबदेही किसकी होगी? विधायिका की होगी कि अर्थपालिका की होगा? बस इतना ही पूछना था। मूल रुपए के अच्छा बारे में था, उसके बारे में क्या थी जी, अवधारणा? देखिए कुछ प्रश्न आए हैं, किसी साथी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं या कोई उत्तर देना चाहे, अन्यथा फिर मैं इन विषयों पर अपनी बात रखूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा, अगर कोई साथी नहीं बोल रहे तो बोल देता हूँ। एक जो बबलू केसरवानी जी ने जो बात कही, जो बात जो है अभी वैदराज जी ने भी कही कि आखिर अर्थपालिका पर किसका नियंत्रण होगा। एक बात तो हम लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि अर्थपालिका स्वतंत्र होगी, लेकिन तंत्र की कोई भी इकाई स्वतंत्र नहीं है। विधायिका स्वतंत्र होते हुए भी समाज के अधीन है, न्यायपालिका स्वतंत्र होते हुए भी संविधान के अधीन है, और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वह समाज के ही अधीन है। कार्यपालिका भी स्वतंत्र होते हुए भी वह इस समय वर्तमान में विधायिका के अधीन है, आदर्श स्थिति में समाज के या संविधान के अधीन ही होगी। और अर्थपालिका भी अगर निर्मित होती है तो ऐसा नहीं है कि अर्थपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, एक संविधान सभा का तो नियंत्रण होगा ही होगा। दूसरी बात है, हम टैक्सेशन सिस्टम में भी सुधार करेंगे। जो अनावश्यक कर की जो बात आती है, वो सारे कर हटा करके अगर हम केवल और केवल एक जो है पेट्रोल डीजल पर जो कर लेते हैं, या फिर हम जो हमारा जो संपत्ति कर है वो लेते हैं, दो तरह के कर ही बचेंगे। तीसरी बात जो आती है कि अर्थपालिका जो है वो जनहित के कई सारे काम नहीं करने देगी, जैसे बबलू जी ने कहा।
पहले तो हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि विधायिका जनहित के लिए बनी नहीं है, विधायिका को जनहित करना भी नहीं चाहिए, और वो कर रही है तो गलत कर रही है। ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनहित जो है वह विधायिका का काम नहीं है। विधायिका का काम केवल विधान बनाना है, वह कानून बनाने तक सीमित रहेगी। और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो सचिव देखे हैं मैंने, वो विधायिका की तुलना में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका उदाहरण हम लोग चंडीगढ़ में या और जगहों पर देखते ही हैं। उसके उसके बाद एक बात ये भी आती है कि जो विधायिका है उसका वोट बैंक है, उसका अपना खर्चा है, उसका अपना चुनाव प्रचार है। लेकिन अर्थपालिका का या कार्यपालिका का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, अर्थपालिका की भी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी किसके प्रति हो? तो मुझे लगता है कि अर्थपालिका या तो संविधान सभा के उस पे का नियंत्रण रहेगा, या तो प्रत्यक्ष रूप से जो हम अपना टैक्सेशन सिस्टम बनाएंगे, उस टैक्सेशन सिस्टम में सीधे जनता के प्रति, समाज के प्रति, या लोकल इकाइयां जो हैं उनके प्रति जिम्मेदार रहेंगी। तो ऐसे में विधायिका भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो समाज के प्रति जिम्मेदार है, अर्थपालिका भी होगी, कार्यपालिका भी होगी। न्यायपालिका प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के संविधान के द्वारा जो है समाज के प्रति ही जिम्मेदार रहती है। तो कुल मिला जुला करके तंत्र में कोई भी इकाई बने, हम उसे भले ही स्वतंत्र कहें, लेकिन स्वतंत्रता उनकी इतनी ही है कि वो आपस में टकराव को रोका जा सके। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका न टकरा जाए आपस में, या फिर एक दूसरे को कब्जाने की कोशिश न करें। इसके लिए हम जब संविधान सभा का गठन कर रहे हैं, उसी प्रकार से अर्थपालिका भी जो है अनियंत्रित ना हो जाए, कुछ काम करने ही ना दे, कोई नियंत्रण ना रखे, तो उसकी भी प्रत्यक्ष जो है सीधे सीधे जिम्मेदारी समाज के प्रति या किसी एक अन्य इकाई के प्रति दी जा सकती है। और वो जो इकाई होगी वो सीधे सीधे संविधान सभा के अंतर्गत आ सकती है। कुल मिला जुला करके के जितनी भी इकाइयां हैं, अंत में वह समाज के प्रति ही जो है जिम्मेदार होती हैं। हमने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अगर डीएम या एसडीएम है, ये मंत्री को और मुख्यमंत्री को और इनको क्यों जाके प्रपोजल दे और इनसे क्यों अनुमति ले। जो डीएम है या एसडीएम है या जितने भी क्षेत्रीय यहाँ, उसी ग्राम सभा, उसी वार्ड सभा के नियंत्रण में क्यों ना रहे ये लोग। अर्थात उसकी जो जिम्मेदारी है वो लोकल बॉडी का अथॉरिटी को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो उसी लोकल बॉडी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ग्राम सभाएं भाग लेती हैं, जो वार्ड सभाएं भाग ले रही हैं, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से वो उसका जिम्मेदार हो। और राइट टू रिकॉल का एक ऑप्शन हमेशा खुला रहे। भले ही वो आईएएस बहुत पढ़ लिख करके जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि उसे ऐसी प्रक्रिया रख दी जाए कि तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन हाँ, आप 2/3 का रखिए, आप कुछ कॉम्प्लेक्स रखिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, जटिल सिस्टम बना सकते हैं कि नहीं ये व्यक्ति अब ठीक नहीं है, इसे हटाया जा सकता है, तो जैसे विधायिका के लिए आप राइट टू रिकॉल लाएंगे, वैसे वैसे कार्यपालिका के लिए भी राइट टू रिकॉल का विकल्प ओपन किया जा सकता है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अर्थपालिका को भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन अगर अर्थपालिका विधायिका के अंडर में हो गई, तो फिर हमारा अर्थ पर पूरी तरह से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो तो राज्य का गुलाम हो गई। और ये एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था का आधार है। तो पूंजीवाद को, अगर हमें पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ना है, तो अर्थ और शक्ति, इन दोनों में अलग करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे राज्य की गुणवत्ता काम की जो है वो और अच्छी होगी, क्योंकि उनके पास कार्यभार घट जाएगा, उनके पास सड़क बनाना, नौकरी देना, रेलवे चलाना, ये सारा काम घटेगा। तो वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से कर पाएंगे, वो सुरक्षा और न्याय को और ठीक से कर पाएंगे। और वो विधान बनाने तक ही सीमित रहें तो ठीक है, अन्यथा वह समाज के सामाजिक मामलों में भी दखल देंगे, परिवार के पारिवारिक मामलों में भी दखल देंगे, अनावश्यक कानून भी बनाने शुरू कर देंगे। ये सारी बड़ी समस्याएं जो हैं, मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी नियंत्रण की, तो उसके लिए एक सेपरेट हम लोग जो है सिस्टम बना सकते हैं। ये मैंने अपनी बात रखी है। इस पर भी अगर किसी साथी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। किसी साथी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, रखना चाहे तो रख सकते हैं। देखिए, अगर कोई साथी नहीं बोल रहे हैं तो मैं एक दो लाइन और बोलूंगा। एक बात जो आती है मुद्रा के अवमूल्यन की, डी डॉलराइजेशन की, मुझे लगता है उसका मुख्य कारण होता है कि हमें दुनिया भर के देशों से जो, या फिर वर्ल्ड बैंक से जो हमें लोन लेना रहता है, उस लोन के लेने के लिए जो है वो हमें डी डॉलराइजेशन करना पड़ता है।
अर्थात कई देश ऐसे हैं जो जानबूझ करके डी डॉलराइजेशन करते हैं, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उनको जो है वर्ल्ड बैंक से या IMF से कर्ज मिल सके। जबकि आप जो फाइनेंशियली कैपेबल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए लोन लेने की जो टर्म्स कंडीशन देखेंगे वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं और गरीब देशों के लिए अलग हो जाती है। कुल मिला जुला करके है तो ये शोषण ही, लेकिन सरकार की एक नीति रहती है कि हमको कैसे कर्जा लेना है, और सरकारें जानबूझ करके डी डॉलराइजेशन करती हैं। ये मैंने एक बात रखी। बाकी किसी साथी को इस पर रखना हो, इस विषय पर भी बात रखनी हो तो रख सकते हैं जी। डी डॉलर डी डॉलर डॉलराइजेशन जो है कि यह बहुत बड़ी जो है कि भ्रष्टाचार का जो है कि कारण है। और अनाप शनाप जो है कि योजनाएं चला करके फिर मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है। और जो आजकल लोकप्रियता, जो लोक लुभावन वादे लिए किए जाते हैं, वह डी 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 डॉलराइजेशन के द्वारा ही जो है कि वह कहा जाता है। जैसे हमने अभी राहुल गांधी ने एक नारा दे दिया कि हम जो है कि सबको 10,000 रुपया महीना देंगे। ठीक है, 10,000 रुपया महीना दे देंगे की बात कर दिए, कोई भी नेता कर सकता है। और संभव भी 10,000 रुपया महीना देना शुरू कर दिया, एक पेंशन जो है कि लोगों को। इस वादे पर चुनाव लड़ गया और दबाव पड़ गया सत्ता को कि नहीं, हमें भी कुछ देना चाहिए, विपक्ष करना है, उसकी वजह से वह भी अपना कर देता है। लेकिन जब हम 10,000 रुपया देंगे तो कहाँ से देंगे? तो हम ऐसा करेंगे, 10,000 को जो है कि औकात जो है 1,000 के ऊपर, 1,000 रुपए के ऊपर ला करके रख देंगे। अब 1,000 रुपए के बराबर औकात करके उसको जो है कि हम देना, हम अपने वादे को भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो है कि यह एक भ्रष्टाचार का एक झूठे नारों का कारण हो जाता है, मुद्रा अवमूल्यन मंगला और प्रसाद जी, झूठे वादे करने के लिए। मंगला प्रसाद जी, जब आपने अर्थपालिका ही अलग कर दी है तो वहां हाँ 10,000, 5,000 और 500 रुपया देने का सारा प्रश्न ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जनहित की घोषणा कर ही नहीं पाएंगे, केवल विधायिका विधान बनाने तक सीमित रह जाएगी। तो वो कुछ ऐसी ना घोषणा करेंगे ना भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि अर्थपालिका स्वतंत्र हो गई। उसमें सत्ता पक्ष पर तो लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन जो विपक्ष में है, जो नकारात्मक बात करने वाले हैं, जो झूठे वादे करने वाले हैं, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। कहने का मतलब यह है। नहीं और कल अब कोई यह कर दे कि जो है कि हम जो है कि ऐसी व्यवस्था देंगे, हम आपको ऐसा ऐसा कर देंगे, तो एक वोट बैंक बना लिया जाता है और मतदाताओं में जो है कि एक वर्ग खड़ा करके चुनाव जीते जाते हैं। तो हम जो भी नहीं, कानून बनाएंगे तो सत्ता के लिए कानून बनाएंगे। देखिए सत्ता। उसका उसका हाँ खंडन जो है अर्थपालिका स्वयं कर देगी, आप घोषणाएं कर ही नहीं पाएंगे। अभी मंत्रालय आपके अधीन है, इसलिए आप घोषणा कर पाते हैं कि हम आने के बाद ये करेंगे। जब हाँ मंत्रालय आपके अधीन ही नहीं रहेगा तो फिर घोषणाएं तो वैसे भी शून्य हो जाएंगी। हाँ 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 हाँ। आपसे आपसे विधान बनाने के अलावा सारे काम तो छीन लिए जाएंगे। तो फिर आप जाके बोल ही नहीं सकते हैं कि हमको सड़क बनाना है, क्योंकि आपके ऊपर तो संविधान सभा बैठी हुई है ना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जो विरोध करने वाला व्यक्ति है, वह बिना किसी कारण के लिए किसी भी व्यवस्था में जो भी आप जो है कि फाउंडेशन लगा देंगे, फिर भी विरोध और नकारात्मकता नैरेटिव गढ़ने वाले हर चीज का नैरेटिव गढ़ लेते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है कि निकालते हैं। क्योंकि सत्ता लोलुपता भी कोई चीज होती है। सत्ता लोलुपता में कुछ भी जो है कि आदमी कर सकता है। सत्ता लोलुपता में लोग अपने परिवार के साथ घात कर जाते हैं, देश के साथ घात कर जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है कि जब हम प्रिंटेड मुद्रा को ही प्रिंटेड मुद्रा को ही स्थापित कर देते हैं, उसकी एक मानक प्रणाली लागू कर देते हैं, तब वहां पर जो है कि हम स्वतंत्र अर्थपालिका बनाते हैं, तो जो है कि कोई दिक्कत नहीं, तब कोई समस्या नहीं होगी। जी, आदि बस अर्थपालिका को भी यदि कब्जे में ले लेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। बबलू तो वहां पर केसरवानी कुछ अर्थपालिका कहना चाह रहे स्वतंत्र हैं। ही रहेगी। जी जी। तो मैं पहले जो है एक कि लाइन में अर्थपालिका को स्वतंत्र करने के पहले हमें जो है कि मुद्रा स्फीति माने मानक मुद्रा प्रणाली को हमने जो है कि एक सूत्र देना पड़ेगा। और मानक मुद्रा प्रणाली का सूत्र देना बहुत कठिन नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको जो है कि मुश्किल बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है ताकि लोग इस भ्रम में रहें कि हाँ यही ऐसा होगा, लोग इसी धोखे में जो है कि अपना शोषण कराते रहें। तो ऐसा जी बात धन्यवाद। असंभव नहीं है।
मानक ठीक मुद्रा प्रणाली लागू की जा सकती है, उसका एक सूत्र भी है। है, ठीक है। बबलू ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक लाइन रह गया था जो मैं कहना चाहता हूँ। जी बताइए। अभी जो इन्होंने भाई साहब ने भी कहा कि ये जो स्वतंत्र अर्थपालिका बनेगा, तो इसमें जो नौकरशाह रहेंगे या जो विशेषज्ञ रहेंगे या मेंबर रहेंगे, वो चाहे जिस पद्धति से चुन के आए, यदि ये कुछ उसमें काम मतलब नीति रूप से कुछ अगर गड़बड़ी कर दें या कुछ भ्रष्टाचारी जानबूझ के करें, तो उस पर फिर लगाम कौन लगाएगा इनके ऊपर? संविधान सभा रहेगी ना, चारों चारों पालिकाओं के ऊपर संविधान सभा रहेगी, और संविधान सभा के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से समाज तो है ही, यानी अर्थ मुझे पालिका की जवाबदेही रहेगी। हाँ, दूसरी बात मंगला मुझे प्रसाद लगता ठीक कह है रहा है कि अगर मुद्रा, मंगला प्रसाद ठीक बोल रहे हैं कि अगर मुद्रा को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर भैया कर जी, दिया जाए, तो जी, बहुत हद तक बबलू जी पहले समस्या। माता प्रसाद जी की बात ले लेते हैं। ठीक है। जी मेरा बताइए। मानना ये है कि अर्थपालिका को हम सार्वजनिक रूप से या ये चुन करके नहीं भेजेंगे। अर्थपालिका में चूंकि अर्थ का संबंध सारे विभागों से एक ही नहीं है, बहुआयामी है, इसलिए इसकी नियुक्ति तो जैसे आईएएस अधिकारियों की होती है उसी प्रकार से इस पूरी व्यवस्था की नियुक्ति हो, वो जवाबदेह हो, कहाँ उसने खर्च किया उसका पूरे का डिपार्टमेंट का ऑडिट हो, जिससे वो नियंत्रित रहे, क्योंकि वो ऑडिट के अंदर होगी। जब हर वर्ष उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो ये नियंत्रण में रहेगी। हाँ, इसको विधायिका से इसको स्वतंत्र होना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ये मेरा हम एक बात करना चाहते हैं कि जी भविष्य में यदि कोई सुधार की बात होती है, अब जैसे कोई सुधारात्मक कोई अच्छी व्यवस्था है, उसको लागू होनी चाहिए। विकृतियां चाहे कितनी भी अच्छी व्यवस्था बनाई जाए तो आएंगी, ऐसी संभावना नहीं कि विकृतियां नहीं आएंगी। तो विकृतियां नहीं है तो विकृतियां आने पर उसका फिर सुधार होगा। लेकिन जो अच्छी व्यवस्था है उस पर हमके बारे में चर्चा करनी चाहिए और आगे चलने की बात करनी चाहिए। हम स्वतंत्र अर्थपालिका के विरोध भी नहीं है। थोड़ा सा हमारा एक इसमें जो है कि बात है, स्वतंत्र अर्थपालिका के साथ साथ इस चीज को भी जोड़ा जाए, स्थिर मुद्रा प्रणाली। कहने का मतलब यह है। जी धन्यवाद। बाकी किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो रख सकते हैं। बबलू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप रख सकते हैं। नहीं नहीं, बस वही एक बिंदु दिख रहा था। माता प्रसाद जी ठीक है। ठीक बोल रहे, मंगला प्रसाद जी। कोई साथी श्रीकांत जी, वैद्यराज जी, रामराज जी, कोई भी साथी या साधना जी कुछ कहना चाहें? देखिए एक प्रश्न जो आया, मंगला प्रसाद जी ने जो बात रखी सत्ता लोलुपता की और विपक्ष की, मुझे लगता है सत्ता लोलुपता का मुख्य कारण है कि राजनीति में सम्मान भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, और वैसे उसे जो क्षत्रिय के समान जो शक्ति है, वो तीनों चीजें एक जगह नियंत्रित हैं। अर्थात उसे वैश्य का सम्मान, वैश्य का अर्थ भी प्राप्त है, क्षत्रिय का शक्ति भी प्राप्त है, और ब्राह्मण का सम्मान भी प्राप्त है। इसीलिए उसमें सत्ता लोलुपता है। जब विधान बनाने तक सीमित रह जाएंगे, उसके हाथ से अर्थ भी निकल जाएगा, अर्थात वैश्य का जो धन है वो भी निकल जाएगा, और जो क्षत्रिय की जो शक्ति है वो भी निकल जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो केवल एक चीज रह जाएगी, शक्ति। और कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, वो जाहिर सी बात है वो इसी कारण से लड़ता है क्योंकि उसको फायदा दिखता है अर्थ के कारण। जब अर्थ ही उनके नियंत्रण में नहीं रह जाएगा तो केवल ऐसे ही लोग जाएंगे जो ईमानदार अच्छे लोग होंगे, क्योंकि वहां पर लाभ तो कुछ नहीं है। आपकी नीयत ठीक है तब आप जाके कुछ कर सकते हैं, अन्यथा लाभ जैसे अभी मिल रहा है वही सत्ता लोलुपता का कारण है। तो अर्थ, अधिकार और शक्ति को तीनों को अलग अलग कर दिया जाए तो वैसे भी उनके पास इतना कुछ रह नहीं जाएगा जहां सत्ता लोलुप हुआ जाए। इस यह पर भी विचारणीय यह विचारणीय बंधु हैं, हम इस पर सहमत हैं। बहुत अच्छी जी बात है। जी, किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो रख सकते हैं। मगर एक प्रश्न इसमें भी खड़ा होता है, एक जी लाइन का मैं बताइए। कहना चाहूंगा। यदि इनको कोई लाभ नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली जाऊं किसी काम से, आपके ये जो संगठन के काम से ही
या कहीं कोई मीटिंग हो हमको जाना पड़े और मिलेगा हमें 1 रुपए नहीं, तो मैं अपना कमा करके कितना खर्च कर पाऊंगा जनहित में, और कब तक कर पाऊंगा? तो क्यों नहीं मैं नहीं, जाऊंगा? विधायिका का वेतन आदि जो है, जो भत्ते हैं, वो तो वो क्या कहते हैं, जो उससे ऊपर इकाई क्या, संविधान सभा निर्धारित कर देगी ना। वो तो अपना वेतन खुद नहीं बढ़ा पाएंगे वो। उतना अपना वेतन निर्धारित बढ़ाओ। है, वो जितना निर्धारित करेंगे उतना प्राप्त होगा उनको। जिसको उतने में संतुष्टि है वो जो है विधायिका का अंग बने, जिसको संतुष्टि नहीं है वो ना बने। और मुझे लगता है कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल समाज के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, जो अपने बारे में कम सोचते हैं। ऐसे लोग बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो निस्वार्थ रूप से समाज का सेवा करना चाहते हैं वो लोग आगे बढ़े, हाँ, बाकी लोग वही पीछे रहे। बढ़ेंगे। जी जी जी, वो अपने आप वो स्वतः आगे हो बढ़ेंगे। जाएंगे वो। हाँ। ठीक है, किसी साथी का कोई प्रश्न या कोई बात नहीं है तो कल का विषय मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट। कल का विषय हम लोग आर्थिक विषमता रख लेते हैं, 7,300 से लेकर के 7,310 तक। जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। संजय भाई, मीटिंग को बंद कर देना। कल जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, कल सामायिक विषय था। बाकी के साथ ही मीटिंग छोड़ देते हैं। संजय भाई क्लोज कर देंगे।